बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम अब अगले लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे वहीं से जहाँ से हमने कल राब्ता मुंतका किया था। अब उसमें जब जो हमने साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है वहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। और जैसे कि आप जानते हैं कि हर एक सेल में साइटोप्लाज्म के बाद अगला हिस्सा जो है वो उसका जेनेटिक मटीरियल का आता है, जिसको हम न्यूक्लिक एसिड्स के नाम से जानते हैं या न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियस हम उसको तब कहते हैं जब वो मुकम्मल मेम्ब्रेन में बाउंड हो, यानी मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ हो, जबकि यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में वो मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ नहीं है, इसलिए हम उसको मुकम्मल न्यूक्लियस नहीं कह सकते और न्यूक्लिक एसिड भी नहीं कह सकते। इसलिए वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड या डिस्पर्स्ड फॉर्म में होता है, बिखरा हुआ होता है, इसलिए उसका नाम हम रखते हैं न्यूक्लियाइड। हम उसको न्यूक्लियस नहीं कह रहे क्योंकि उसमें मेम्ब्रेन पूरी नहीं है, पूरा न्यूक्लियस बाउंडेड नहीं है, इसलिए हम उसको कह रहे हैं न्यूक्लियाइड। जो बैक्टीरिया का न्यूक्लियाइड है वो सिंगल सर्कल है, हमारे पास ये सिंगल है, सर्कुलर है और डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है। डबल स्ट्रैंड से मुराद है कि वो अपने आप को दो स्ट्रैंड्स में कॉइल करके रखता है और थोड़ा डिस्पर्स फॉर्म में दरमियान में बिखरा हुआ है। अगर आप स्ट्रक्चर सेल की जेन में लाएं या आपने बनाई हो तो उसमें आप देखेंगे कि सेंटर में वो डिस्पर्स फॉर्म में है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो कॉइल्ड फॉर्म में होता है। अब जो यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उनमें कॉइल्ड फॉर्म में होने के लिए उसको बहुत सारी चीज़ें मैसर होती हैं, जबकि वो चीज़ें यहाँ पे उसको मैसर नहीं है। फॉर एग्जांपल हिस्टोन प्रोटीन्स। यूकैरियोटिक सेल में एक 8 हिस्टोन प्रोटीन का एक पूरे का पूरा गुलाफ होता है, एक पूरे का पूरी बॉल सी बनी होती है। उस बॉल के इर्द गिर्द कॉइल और सुपर कॉइल करता है डीएनए। इस तरह सुपर कॉइल करने की वजह से टाइटली बाउंड होकर वो सेल के अंदर पूरा आ जाता है, वरना एक जो क्रोमोसोम है उसके अंदर उसने जैसे सेकेंड ईयर में लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो इतना लंबा जो है उसको सुपर कॉइल करके उसके अंदर रखा जाता है। अब इसके पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं है जिसके ऊपर वो सुपर कॉइल करे, दैट इज़ वाई फिर ये डिस्पर्स फॉर्म में होता है और फिर होता भी कम है उसकी निस्बत। तो इसके फिर दो और नाम भी हैं जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर रीजन, न्यूक्लियर बॉडी, न्यूक्लियर रीजन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियाइड। ये 3-4 नाम है, इसके कोई भी नाम बोलेंगे इसका यही मीनिंग होगा बैक्टीरिया में। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और क्रोमोसोम इसमें नहीं होते, एब्सेंट हैं। तो जो बैक्टीरिया है इसमें अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो दैट इज़ वाई हम उसको न्यूक्लियस नहीं कह रहे, और क्रोमोसोम भी नहीं है इसमें। जब क्रोमोसोम नहीं है तो फिर इसका मतलब डिस्टिंक्टिव बॉडीज़ मौजूद नहीं है और क्रॉसिंग ओवर भी नहीं हो सकती। लेकिन अब जब ये नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं है। हिस्टोन प्रोटीन ना होने की वजह से कॉइलिंग नहीं हो रही। लेकिन वो कहता है कि जी ताहम कहा यह जाता है कि अगर ज़्यादा क्रोमोसोम्स नहीं है तो जस्ट एक सिंगल क्रोमोसोम ज़रूर मौजूद है। सिंगल क्रोमोसोम की शक्ल में ये बिलीव किया जाता है कि वो ज़रूर प्रेजेंट है। अगर हम ये कहें कि एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो अगर आपको याद हो तो हम कह रहे थे कि जो क्रोमोसोम में हम कहते थे जिसमें पेयर होगा, पेयर, तो वो होता है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड यानी 2n के दोनों तरह के क्रोमोसोम इकट्ठे जुड़े हुए हैं सेंट्रोमेयर से। जबकि अगर इसमें होगा 1 क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम होगा तो वो होगा 1n, और जो 1n होता है वो होता है हैप्लॉइड। तो दैट इज़ वाई अब हम इसको कह सकते हैं कि इसका ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड मीन्स 1n। क्यों? अगर पेयर में होता तो 2n होता। अब है ही सिंपल सिंगल 1 क्रोमोसोम, तो 1n में चला गया, और 1n क्या होता है? हैप्लॉइड। तो मेरे बेटा हम कह रहे हैं कि जी जो न्यूक्लियाइड है सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है जो एग्रीगेट करके इर्रेगुलर शेप बनाता है, यानी उसकी कोई स्पेशल शेप भी नहीं है। शेप क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। वो होती तो शेप होती। और क्रोमोसोम भी नहीं है। क्रोमोसोम्स ना होने की वजह
हिस्टोन प्रोटीन की गैर मौजूदगी है। और सिंगल क्रोमोसोम बिलीव किया जाता है कि है, तो अगर सिंगल है तो फिर ये हैप्लॉइड यानी 1n मॉलिक्यूल होगा। फिर इट इज विजिबल इन लाइट माइक्रोस्कोप आफ्टर फ्यूल जीन स्टेन। जो फ्यूल जीन स्टेन है, जैसे अभी हमने ग्राम स्टेनिंग टेक्निक पढ़ी पिछले वाली, उसमें जो ग्राम स्टेन क्रिश्चियन ग्राम था उसने स्टेन दिया था, डाई दी थी, और उसके नाम पे उसका नाम था। इसको रॉबर्ट फ्यूलजन ने स्टेन किया था। अगर ये स्टेन कर ले तो ये लाइट माइक्रोस्कोप के सामने विजिबल हो जाते हैं, यानी तब हम इसको नज़र आ सकते हैं, ये तब हम इसको देख सकते हैं। लेंथ जो है इसके डीएनए मॉलिक्यूल की वो है 14,000 माइक्रोमीटर अबाउट। ये एस्क्रीशिया कूली की बात हो रही है, इक्वलाई जिसको हम कहते हैं। उसमें लंबे से लंबा लेंथ वाइज जो है बैक्टीरिया का डीएनए वो 14,000 माइक्रोमीटर का हो सकता है। इतनी सी बात थी न्यूक्लियाइड के बारे में, जो जेनेटिक मटेरियल रखता है, जो इसको आगे रेप्लिकेशन करवाता है। जबकि इसके बाद आपने अक्सर सुना होगा, आपने छोटी क्लासेस में बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर को भी पढ़ा होगा, उसमें ये जो प्लाज्मिड है इसका बहुत ज़्यादा जिक्र आता है, और ये ज़्यादातर यूज़ किस में होता है? बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी में हम इसका क्या यूज़ करते हैं भला? इसको हम एज ए वेक्टर लेते हैं। वेक्टर किसको कहते हैं मेरा बेटा? जो किसी चीज़ को कैरी करे और प्रोडक्ट तक या अगली जगह तक, अगले ऑर्गेनिज्म तक पहुंचा दे, उसको हम कहते हैं वेक्टर, जो जरिया बने किसी भी चीज़ को ट्रांसफ़र करने का। तो इसको हम उसमें वेक्टर लेके तो इससे प्रोडक्ट्स बनवाते हैं। तो इसको हमने देखना है कि ये होता क्या है। ये अगर आपको याद हो सेल स्ट्रक्चर, तो हमने एक साइड पे उसको बनाया था। तो ये होता है जी सर्कुलर, वो गोल हमने बनाया था। इसको सिंगल भी हो सकता है या डबल स्टैंड भी हो सकता है। सर्कुलर, सिंगल और डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, जो कि वाज़े तौर पे अलग है सेल के क्रोमोसोम से। यानी सेल का जो क्रोमोसोम है, जो भी हमने पढ़ा, एक क्रोमोसोम है बैक्टीरियल सेल में, उसका डीएनए अलग होगा। ये वाज़े तौर पे उससे अलग किस्म का डीएनए है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर है या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ये भी उसमें पाया जाता है। ये मेरा बेटा उसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि उसके पास प्लाज्मिड पाया जाता है। ये क्यों ज़रूरी है उसके लिए, इसका क्या फ़ायदा है? ये चूँकि खुद भी रेप्लिकेटिंग है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, तो इसलिए इसको सेल पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। इसको सेल की ज़रूरत नहीं है, सेल के क्रोमोसोम की ज़रूरत भी नहीं है। यही वजह है कि हम बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स में जब इसको एज ए वेक्टर लेते हैं तो आसानी से इसको लैदा भी किया जा सकता है। उसमें फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेट करके रिकम्बिनेंट डीएनए को फिर वापस बैक्टीरिया में भी ऐड किया जा सकता है। इसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, बिकॉज ये सेल को नहीं चला रहा। सेल जो है वो तो क्रोमोसोम पे चल रहा था अपने पे, जबकि ये एक्स्ट्रा था जो उसको सिर्फ रेजिस्टेंट देता था। अब इसकी रेजिस्टेंस किसके खिलाफ है? इसके पास रेजिस्टेंट जीन्स हैं जो इसको कुव्वत मुदाफ़त देते हैं, जो कि इसको बचाते हैं अटैक से। किसके अटैक से? ड्रग्स के अटैक से, डिसीजेस के अटैक से, हैवी मेटल्स के अटैक से और इंसेक्ट्स के अटैक से। यानी जब भी कभी बैक्टीरिया के ऊपर कोई ड्रग जो है इंप्लीमेंट करेंगे आप, कोई डिसीज रेजिस्टेंस जीन आएगा, कोई मेटल आएगी, या कोई भी इंसेक्ट इसको खाने की ट्राई करेगा, जो इंसेक्ट मीन्स वो बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटी बातें जो हो रही वो, तो इसके पास ये वाले जो है वो जीन्स मौजूद हैं कि वो इनको भगा सके या इनको असरअंदाज होने से रोक सके, इनका असर ज़ायल कर सके। यही वजह है कि जब आप एक दफ़ा लो पोटेंसी की मेडिसिन खाते हैं तो उससे एक बार तो दर्द ठीक हो जाता है, जो बैक्टीरिया की वजह से बीमारी होती है वो। अगली बार जब उसकी मेडिसिन लेते हैं तो उसकी डोज बढ़ानी पड़ती है। क्यों? तब तक प्लाज्मिड अपने आप को रेप्लिकेट करके वो जीन्स तैयार कर चुका होता है जो आपकी उस दवाई का असर ज़ायल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहले कभी सर दर्द के लिए या किसी भी बैक्टीरियल डिसीज के लिए आपने लो पोटेंसी मेडिसिन यूज़ की, मसलन अगर वो जो mgs में होती है 5 mg टैबलेट आपने यूज़ की, काफ़ी दिन तक यूज़ करते रहे, कभी ठीक हो जाता था कभी नहीं, कभी ठीक हो जाता था कभी नहीं, तो उसका मतलब ये था कि ये अपने जीन्स बनवा रहा था। अब वो दवाई आप पे असरअंदाज नहीं रही,
अब आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो 2 mg अगर आपने पहले यूज़ की थी तो वो 5 mg करवाएगा, अगर आपने 5 mg की थी तो वो 10 mg करवाएगा। इट मीन्स कि जो हमारी ड्रग्स हैं उनकी डोज बढ़ाने की वजह ये होती है कि ये तब तक उनके खिलाफ रेजिस्टेंट जीन बना चुका होता है जो उस बीमारी को रोके रखता है, उसको बनाए रखता है, उसको टूटने नहीं देता बैक्टीरिया को, और बीमारी जारी रहती है। इसके अलावा ये डिसीज रेजिस्टेंट जीन इसमें हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसको हम अक्सर वैरायटीज ऑफ प्लांट्स में भी यूज करते हैं। अब जो प्लांट्स में हम बीज में सीड में वो हाइब्रिड सीड बनाते हैं वो इन्हीं से जीन लेके बनाते हैं जिसमें जीन होता है डिजीज रेजिस्टेंट जीन, जो उनमें डिसीज नहीं होने देता। मेटल्स के लिए भी ऐसे होता है और इंसेक्ट्स के लिए भी ऐसे होता है कि इंसेक्ट से बचाने के लिए जैसे मकई का बीज है उसमें हाइब्रिड बीज जो होता है उसमें अगर हम वो जीन इस्तेमाल कर लें तो उसके ऊपर इंसेक्ट अटैक नहीं करेगा, बीज को खा नहीं सकेगा। वो जीन भी इसमें से भी मिल सकते हैं और ये जीन सारे इसके अंदर मौजूद होते हैं और ये खुद बैक्टीरिया के अंदर मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन ये भी देता है, रेप्लिकेट हो के इस तरह के जीन प्रोड्यूस करके जो जीन इसके ऊपर ड्रग का असर नहीं होने देंगे, इसके ऊपर डिसीज का असर नहीं होने देंगे, इंसेक्ट का असर नहीं होने देंगे, मेटल का असर नहीं होने देंगे, ताकि ये डिग्रेड ना हो जाए। इसके बाद बारी आती है जी राइबोसोम्स की, और हमने ये पढ़ा था कि राइबोसोम्स वो ऑर्गेनेलीज हैं जो दोनों में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट में भी, और उसमें थोड़ा सा फर्क था, बस एक उसके जो सब यूनिट्स थे उनका फर्क था। जो यूकैरियोट थे उनमें था ATS, S मीन्स स्वेडबर्ग यूनिट, और जो प्रोकैरियोट थे उसमें थे 70S। यहाँ पे इनके यूनिट सिर्फ छोटा होने का फर्क था। उसकी वजह यह ये कि इसका साइज भी छोटा होता है तो इसमें राइबोसोम्स के यूनिट छोटे होते हैं, उसका साइज बड़ा होता है तो उस राइबोसोम के यूनिट भी बड़े होते हैं और वहाँ उनको प्रोटीन भी ज़्यादा बनानी पड़ती है। तो जो राइबोसोम है इसमें वो है स्मॉल 70S राइबोसोम्स, और ये फ्रीली प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में या कभी कभी लूजली अटैच हो जाते हैं मेम्ब्रेन के साथ। जबकि अगर आपको याद हो तो यूकैरियोटिक सेल में हमने पढ़ा था कि ये अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और यहाँ चूंकि इसके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ही नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कोई किस्म भी नहीं है इसके पास, या उस तरह की कोई भी ऑर्गेनेली वजूद नहीं है, तो फिर ये फ्रीली रहेंगे साइटोप्लाज्म में और अटैच हो जाएंगे कभी कभी जाके सेल मेम्ब्रेन के साथ। और फंक्शन इनका आप जानते हैं, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये है फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें प्रोटीन्स बनते हैं। अब ये प्रोटीन्स बनना बहुत ज़रूरी है बिकॉज हमने प्रोटीन्स के फंक्शन में पढ़ा है, कोई एंटीबॉडीज़ भी प्रोटीन होती हैं, एंटीजन्स भी प्रोटीन्स होती हैं, हार्मोन्स भी प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स भी प्रोटीन्स होते हैं। तो प्रोटीन का बनवाना तो ज़रूरी है प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी, दैट इज़ वाई राइबोसोम दोनों में होना ज़रूरी है। तो राइबोसोम इनमें भी मौजूद है, यहाँ पे भी इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करवाना, लेकिन यहाँ पे उसका छोटा यूनिट 70S मौजूद है और फ्री फॉर्म में मौजूद है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ATS मौजूद था और वो राइबोसोमल जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसके साथ मौजूद था, और राइबोसोमल RNA के साथ भी मौजूद थे। यहाँ पे RNA नहीं है तो इसके साथ उसके साथ भी ये लगे हुए नहीं है, सो दैट फ्री फॉर्म में है या सेल मेम्ब्रेन के साथ। इसके बाद आते हैं मीजोजोम्स। अगर आपने स्ट्रक्चर को गौर से देखा तो उसमें हमने एक छोटी सी नीचे से मेम्ब्रेन बनाई थी इन्वेजिनेट करके, उसको हम कहते हैं मीजोजोम। मीजोजोम जो थी वो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर हमने बनाई थी और वो झुल्लीदार उसको इसलिए कहते हैं कि उसके अंदर यूं सीलिया नुमा शक्ल होती है। अब इसका क्या फायदा था, इसके बिल्कुल सामने हमने इन्वेजिनेशन बनाई थी, इन्वेजिनेशन सेप्टम। अब इन दोनों का क्या फायदा है, इन्वेजिनेशन सेप्टम जो है वो यहाँ से बढ़ती है इसकी तरफ और ये एंजाइम्स देती है और यूं एन दरमियान से यहाँ से एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है। तो ये जो डिवीजन होती है बैक्टीरियम की, जैसे कि जो हम उसको कह रहे थे कि दो में चेंज हो जाता है, दो में टूट जाता है, वो एन इसी पॉइंट से होती है, मीजोजोम और इन्वेजिनेशन जो सेप्टम है उसके दरमियान से। तो ये सेल मेम्ब्रेन जो अब इन्वेजिनेट होती है अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म के अंदर, तो एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम कहते हैं मीजोजोम, और इसका फंक्शन क्या है, ये DNA रेप्लिकेशन करवाती है और इसके अलावा ये सेल डिवीजन करवाती है। सेल डिवीजन अभी हमने देखी बाइनरी फिशन की तरह की वो, और कुछ इसमें एंजाइम्स बनते हैं सेलुलर रिस्पायरेटरी एंजाइम्स, रिस्पायरेशन के लिए एंजाइम्स होते हैं, वो फिर जो इसमें बनते हैं ये एक्सपोर्ट कर देती है बाहर, अपने अंदर से बाहर मैट्रिक्स में, ताकि वहाँ पे सेलुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो हो सके।
तो मीजोसोम्स का काम क्या हुआ, जो इन्वॉल्व है डीएनए रेप्लिकेशन में, सेल डिवीजन में, एक्सपोर्ट और एक्सोसेलुलर एंजाइम्स। उसके बाद आती है बारी 10वें नंबर पे ग्रेन्यूल्स और स्टोरेज बॉडी की। अब अक्सर ऐसा होता है कि बैक्टीरिया जो है वो शॉर्टेज ऑफ फूड की तरफ जा रहा होता है, बाज़ औक़ात अनफेवरेबल कंडीशंस में उसमें से पास करना पड़ता है। जब उसको पता है कि उसने कभी अनफेवरेबल कंडीशन में भी जाना है, जब उसको खुराक नहीं मिलेगी, तो उससे पहले वो ऐसा करेगा कि अपने अंदर खुराक को स्टोर कर लेगा, किसी न किसी बॉडी शक्ल में, किसी न किसी फॉर्म में, मॉलिक्यूल में वो स्टोर करेगा उसको। उस फॉर्म में जिसमें वो स्टोर करेगा वो फॉर्म्स हैं ग्लाइकोजन, वो फॉर्म है सल्फर, वो फॉर्म है फैट्स और वो फॉर्म है फास्फेट्स। तो जब कभी अनफेवरेबल कंडीशन का सामना होता है बैक्टीरिया को, जब न्यूट्रिएंट्स जो है वो शॉर्ट हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स उसको नहीं मिल रहे होते, तो बैक्टीरिया स्टोर्ड फूड को यूज करता है। और वो स्टोर्ड फूड जो है डिफरेंट बॉडीज में जो है ना सेव करता है। डिफरेंट बॉडीज में है ग्लाइकोजन, सल्फर, फैट्स और फास्फेट्स। अगर आपको याद हो सेल स्ट्रक्चर, उसमें हमने फैट ग्लोब्यूल भी बनवाए थे, ठीक है। सल्फर भी मौजूद होता है, ग्लाइकोजन भी मौजूद होती है, फास्फेट भी मौजूद होती है। अगर मेरे बेटा आप थोड़ा सा जहन पे जोर डालें तो हमने पढ़ा था ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल्स में पाई जाती है, स्टोर्ड पॉलीसेकेराइड है, जबकि जो स्टार्च है वो प्लांट्स में पाई जाती है, वो स्टोर्ड पॉलीसेकेराइड है उनके अंदर। तो ग्लाइकोजन का होना ये निशानी करता होता है कि ये एनिमल है, और अगर स्टार्च किसी में प्रोड्यूस है तो इसका मतलब होगा ये प्लांट लाइक या प्लांट है। तो इसमें ग्लाइकोजन स्टोर होती है क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये ग्लाइकोजन, सल्फर, फैट्स और फास्फेट, इन सब की शक्लों में उसको स्टोर करता है, जो भी इसके पास फूड होती है, ताकि जब कभी अनफेवरेबल कंडीशन आए तो ये उसको यूज कर सके। फिर वेस्ट मटेरियल ये किस तरह एक्सक्रीट करेगा, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हम हर किसी में इंजेक्शन के साथ साथ इजेक्शन भी पढ़ते हैं या एक्सक्रीशन भी पढ़ते हैं। तो इसमें एक्सक्रीशन किस फॉर्म में होगी, एक्सक्रीशन जब ये करवाता है तो अल्कोहल की फॉर्म में, लैक्टिक एसिड की फॉर्म में या एसिटिक एसिड की फॉर्म में जो इसके वेस्ट हैं वो बनते हैं और वो सेल से बाहर एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। अगले जो दो हैं, ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो इसकी जो डिवीजन है या जो इसकी नस्ल बढ़ाना है उसमें इसको फायदा देते हैं। उसकी वजह क्या कि स्पोर्स जब ये बनवाता है तो ये मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट सीड्स की तरह के होते हैं। तो मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट बॉडीज हैं जो कि लेट सेल ग्रोथ में बनते हैं, बाद में बनाए क्यों जाते हैं, इसलिए ताकि जो इसका अनफेवरेबल कंडीशन है, जो अनफेवरेबल मौसम है, एनवायरनमेंट है, उसको इस फॉर्म में गुजारा जा सके। ये जो होते हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। इनएक्टिव मतलब ये एक्टिव नहीं है। इस दौरान में अपने आप को ये कंडीशन की जो वार्मनेस है या कूलनेस है उससे बचाएगा। यानी अगर टेम्परेचर अनफेवरेबल हो रहा है, ज़्यादा हाई हो रहा है या ज़्यादा कम हो रहा है, तो उससे ये बचाएगा। तो ये इस फॉर्म में स्पोर्स बना लेता है अपने। स्पोर्स तब तक जर्मिनेट नहीं होते, तब तक इसी इनएक्टिव पार्ट में रहते हैं जब तक मौसम फेवरेबल नहीं हो जाता। जैसे ही इसके लिए कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो ये अपने आप के स्पोर्स को जर्मिनेट करता है और नए बैक्टीरियम में चेंज हो जाता है। ये हम इसकी जो सेल डिवीजन है या रिप्रोडक्शन है उसमें जाके हम इसको डिस्कस करेंगे। तो स्पोर्स हैं दो तरह के, कुछ जो बाहर की तरफ बनते हैं जिनको हम कहते हैं ये बनते हैं एक्सटर्नल टू वेजिटेटिव सेल, सेल की आउटसाइड पे, जैसे नहीं बर्डिंग होती उस तरह के तरीके से बनना। और जो एंडोस्पोर्स हैं, एंडो मीन्स है इनसाइड, अंदर वाली साइड को, तो इनसाइड जो है वो वेजिटेटिव सेल के अंदर बनते हैं। कुछ स्पोर्स ऐसे हैं जो सेल की अंदरूनी साइड में बनते हैं, वहीं पे रहते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वहां से बाहर निकलते हैं और नया बैक्टीरिया बना देते हैं। जबकि ज्यादातर ऐसे हैं कि जो एक्सटर्नल टू वेजिटेटिव सेल होते हैं, वेजिटेटिव सेल के बाहर बनते हैं और वहीं से लैदा हो जाते हैं, वहीं पे पड़े रहते हैं अपने होस्ट के अंदर। और जब कभी फेवरेबल उसको कंडीशन मिलती है तो वो जर्मिनेट करके ये खुद को रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। इसके बाद इनका काम क्या है, ये रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट भी हैं, लाइट रेजिस्टेंट भी हैं, पीएच रेजिस्टेंट भी हैं और डेजिकेशन रेजिस्टेंट भी हैं।
यानी स्पोर जो है वो हाई टेम्परेचर भी बियर कर सकता है, हाई लाइट इंटेंसिटी भी बियर कर सकता है, पीएच में जो फ्लक्चुएशन आएगी ज्यादा या कम होगी वो भी बियर कर सकता है, डेजिकेशन यानी पानी की जब कमी होगी तो वो भी ये टॉलरेट कर सकता है। इन सारी चीजों के बावजूद वो खुद को अपने आप को बचा के रखेगा, डिग्रेड नहीं होने देगा, वो है स्पोर। जबकि जो सिस्ट है, अब अक्सर मेरा बेटा यहाँ पे क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन स्पोर एंड सिस्ट। सिस्ट क्या है? सिस्ट सिर्फ थिक वॉल्ड है और डेजिकेटिंग रेजिस्टेंट बॉडी है। ये आप बात याद रखें, यहाँ पे हम सिर्फ एक वर्ड यूज कर रहे हैं और वो है डेजिकेशन रेजिस्टेंट। इट मींस कि ये सिर्फ डेजिकेशन के लिए है, पानी की कमी से बचाने के लिए है। ये भी इनएक्टिव फॉर्म है। सिस्ट तब बनता है जब बाकी माहौल जो है वो सेट हो लेकिन पानी की कमी का सामना हो या पानी जो है वो मौजूद ना हो, तो उसको डेजिकेशन से बचाने के लिए सिस्ट बनाए जाते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि सिस्ट जो है वो हाई हीट रेजिस्टेंट नहीं है, नॉट हीट रेजिस्टेंट। ये टेम्परेचर या हीट या लाइट या पीएच से नहीं बचेगा या बचाएगा, सिर्फ और सिर्फ पानी की कमी को बचाएगा। तो सम अप करते हैं मेरे बेटा कि इसको इन दोनों में क्या फर्क है। स्पोर जो है मेटाबॉलिकली डोर्मेंट बॉडीज हैं जो कि एंडो भी हो सकती है, एक्सो भी हो सकती है और रेजिस्टेंट रखती है हाई टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, पीएच फ्लक्चुएशन एंड डेजिकेशन के लिए। जबकि जो सिस्ट है थिक वॉल्ड डेजिकेटिंग रेजिस्टेंट बॉडीज हैं, ये सिर्फ डेजिकेशन से बचाएगी, पानी की कमी से बचाएगी, नॉट फ्रॉम हीट रेजिस्टेंट। ये हीट रेजिस्टेंट नहीं है, हीट से नहीं बचा सकता। सो ये डेवलप होते हैं ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन ऑफ सेल। वो लेट फेज पे हो रहे थे, लेट स्टेज पे, और ये जब सेल डिफरेंशिएट हो रहे होते हैं उस वक्त बनते हैं और फिर ये जर्मिनेट कर जाते हैं अंडर सूटेबल कंडीशंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में ज्यादा फर्क इनके फंक्शन का है। वो ज्यादा चीजों को रजिस्ट कर रहा है और ये सिर्फ पानी की कमी को रजिस्ट कर रहा है। सम अप करते हैं, आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। न्यूक्लियाइड डिस्कस किया जिसमें हमने कहा कि डबल स्टैंडर्ड है, सिंगल है, सर्कुलर है, इरेगुलर शेप में होता है। न्यूक्लियर बॉडी, न्यूक्लियर रीजन, ये उसके नाम है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और क्रोमोसोम उसमें नहीं होते, इसलिए वो कॉइल्ड फॉर्म में नहीं होता। कॉइल्ड फॉर्म में ना होने की एक और वजह हिस्टोन प्रोटीन की एब्सेंस है कि वो भी इसमें मौजूद नहीं होता। लेकिन कहा यह जाता है कि एक क्रोमोसोम उसमें मौजूद है, तो वो फिर एक क्रोमोसोम होने की वजह से 1n हो गया और 1n को हम कहते हैं हैप्लॉइड। और ये फ्यूलजिन स्टेन एक टेक्निक है, रॉबर्ट फ्यूलजिन ने ये टेक्निक जो है वो मुतारफ करवाई थी जिसमें आप उसको स्टेन कर लें तो वो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर भी नजर आ सकता है। इसकी लेंथ ज़्यादा ज़्यादा 14,000 माइक्रोमीटर हो सकती है, माइक्रोमीटर में। फिर हमने डिस्कस किया प्लाज्मिड जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है इसके पास, जो कि सर्कुलर, सिंगल या डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल हो सकता है और वाज़े तौर पे अलग है सेल के क्रोमोसोम से, और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, अपने आप को खुद रेप्लिकेट कर लेता है। इसके अंदर रेजिस्टेंट जीन है, यानी जो चीज़ों के खिलाफ रेजिस्टेंस देता है। किन चीज़ों के खिलाफ? ड्रग्स के खिलाफ, डिसीज के खिलाफ, मेटल के खिलाफ और इंसेक्ट के खिलाफ। ये सारी चीज़ें बैक्टीरिया के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकती जब तक उसके पास प्लाज्मिड पड़ा हो। और प्लाज्मिड को हम रिसर्च में भी यूज़ करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में एज ए वेक्टर भी यूज़ करते हैं। राइबोसोम की हमने बात की कि राइबोसोम प्रोकैरियोट में होता है 70s, छोटे वाला यूनिट होता है, एस मीन्स था स्वेडबर्ग। ये फ्रीली मौजूद होता है या लूजली अटैच्ड टू सेल मेम्ब्रेन होता है, क्योंकि इसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, वरना ये उसके साथ अटैच होकर RER बनाता। तो इसके पास वो नहीं हुआ है, इसलिए ये फ्रीली मूवेबल होता है यहाँ पे। और इसका काम क्या है? ये प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्रीज हैं। यूकैरियोट्स में भी ये प्रोटीन बनवाता है और यहाँ पे भी ये प्रोटीन बनवाता है। जबकि मीजोजोम्स में हमने कहा था कि इन्वेजिनेशन है सेल मेम्ब्रेन की, जो अंदर को मुड़ के इस तरह की स्ट्रक्चर बनाती है झिल्लीदार। और इसका मेन फंक्शन क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन करवाना और सेल डिवीजन करवाना। कि सेल जब डिवाइड होता है तो इसके और डिवीजन सेप्टम के दरमियान, उसके दरमियान राब्ता होता है, इन्वेजिनेशन गहरी होती है और वहां से वो दो में टूट जाता है, चेंज हो जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ रिस्पायरेटरी एंजाइम्स बनते हैं जो सेल के बाहर एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं, जो कि बाहर की एक्टिविटीज करवाते हैं वो। इसके बाद हमने पढ़ा कि कभी ऐसा भी होता है कि अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं और उसको खुराक मुहैया नहीं हो सकती बैक्टीरिया को।
उन कंडीशंस का सोच के वो खुद ही अपने अंदर खुराक स्टोर करना शुरू कर देता है कि जब कभी अनफेवरेबल कंडीशन आई, खुराक ना मिली, तो मैं उसको यूज़ कर लूँगा। और वो जिस उस कंडीशन में जिस तरीके से या जिन बॉडीज़ में वो स्टोर करता है वह ग्लाइकोजन, सल्फर, फैट्स एंड फास्फेट्स। जबकि एक्सक्रीशन जब वो करता है तो अल्कोहल, लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड की सूरत में करता है। बाद में हमने इन दोनों में डिफरेंस पढ़ा कि स्पोर्स हैं मेटाबॉलिकल डोरमेंट बॉडीज हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ये एक्सोस्पोर भी हो सकते हैं यानी आउटसाइड द बॉडी भी बन सकते हैं, एंडोस्पोर्स भी हो सकते हैं यानी इनसाइड द बॉडी भी बन सकते हैं। और ये रेजिस्टेंट देते हैं उनको एज ए इनएक्टिव पार्ट टेम्परेचर, लाइट, पीएच और डेजिकेशन से। जबकि सिस्ट सिर्फ और सिर्फ डेजिकेशन रेजिस्टेंट है, ये हीट रेजिस्टेंट नहीं है। ये वो लेट स्टेज ऑफ ग्रोथ पे बनता है, ये डिफरेंशिएशन के दौरान बनता है और दोनों ही सूटेबल कंडीशन में अपने आप को जर्मिनेट कर लेते हैं। जबकि अब इसके बाद आपके लिए जो असाइनमेंट है, हमारा एक पूरे का पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया सेल स्ट्रक्चर का। इसमें मेरा बेटा आपने देखा था, हमने सेल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, तो आपने सेल स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। प्रोकैरियोटिक सेल है यानी बैक्टीरियल सेल है, उसको आपने ड्रॉ करना है। शेप्स ऑफ बैक्टीरिया जो है वो आपने ड्रॉ करनी है। और इसमें जो हमने एक टेक्निक पढ़ी थी जिसको हम कह रहे थे ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, वो पूरी की पूरी आपने ड्रॉ करनी है, यानी उसके जो रिजल्ट्स हैं टेबल की शक्ल में बने हुए, वो मेरा बेटा आप पूरे का पूरा टेबल ड्रॉ करेंगे, वो रिजल्ट्स लिखेंगे और याद रखेंगे और वो बना के आप मंडे तक सबमिट करवा देंगे। शुक्रिया जी।